हेलो गाइस, माई सेल्फ रंजन, आपका होस्ट। वेलकम टू माय चैनल रंजन क्लासेस। देखो, जैसे कि पहले वीडियो में हमने क्या देखा था अबाउट इसके बारे में बीएमएस के बेसिक बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था आपका। अभी सेकंड पार्ट क्या है वीडियो का, बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, जैसे त्रिदोष, ठीक है, पंचमहाभूत क्या होता है, ठीक है। तो हम ये सब जानेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। और पेपर जो भी ऐसी देख रहा है वीडियो, ये मूवी नहीं चल रहा, ठीक है, आपका लाइव का सवाल है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, देखना शुरू करो, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ पंचमहाभूत। क्या जानेंगे? कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत, इसके बारे में जानेंगे। ये कंसेप्ट क्या कहता है, क्योंकि आयुर्वेदा क्या है, बहुत वो है, एंशियंट साइंस है। तो एंशियंट साइंस के अकॉर्डिंग लोग मानते थे, या ईश्वर मानते थे बेसिकली, कि जितने भी, चाहे आप जीव हो, निर्जीव हो, मतलब चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, हर एक एंटिटी किससे बना हुआ है? आपका इन पंचमहाभूत से बना हुआ है। इन पंचमहाभूत से बना हुआ है। अब पंचमहाभूत के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं हमारा 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या क्या आता है हम वो जानेंगे। हम इंग्लिश में भी जानेंगे, थोड़ा हिंदी, ठीक है, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही लिंक कर सके इजीली, और आराम से ये जर्नी इजी फील कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका पृथ्वी। पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और 5वां क्या है आपका? आकाश। ये है आपके पंचमहाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स। लेकिन इनके कुछ दूसरे नाम भी है, जैसे कि इसमें आपका जल को आप आप्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप्य बोलते हैं। देखो, जल को क्या बोलते हैं? आप्य भी बोलते हैं, ठीक है। अग्नि को कहीं कहीं अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे, जैसे हम आगे पढ़ोगे, तेज महाभूत लिखा होता है। अब तेज महाभूत से आपको क्या समझना है? अग्नि महाभूत समझना है। क्या समझना है? तेज महाभूत से आपको क्या समझना है? अग्नि महाभूत समझना है, ठीक है। अब आता है वायु। वायु को वायव्य भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो, वायव्य ये भी कहते हैं, ठीक है। और आकाश तो आकाशीय बोलते हैं। और आकाश के लिए भी कहीं कहीं ऐसे वर्ड भी दिया होता है, ख। आकाश मतलब ख भी बोलते हैं, तो ख मतलब ऐसे ख बेसिकली आकाश को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, देखो, जैसे आप ऐसे कह सकते हो आकाश को, देखो ऐसे, मतलब इसके लिए ऐसे कह सकते हो आकाश को आप ख से भी कई कई जगह लिखा होता है, ख मतलब एम्प्टी स्पेस बोलते हैं इसको, एम्प्टी स्पेस। और इस एम्प्टी स्पेस मतलब ख मतलब एम्प्टी स्पेस, मतलब इसको आप आकाश से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी सकते हो। लेकिन आपको आपको क्या ध्यान रखना है? आकाश महाभूत ही ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं आकाश महाभूत देखना है। तो आकाश महाभूत शरीर या हो कहीं पे भी एम्प्टीनेस आता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। होगा आकाश। तो ये 5 महाभूत देख लिया। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पृथ्वी मतलब आपका अर्थ, जल मतलब वाटर, ठीक है, अग्नि तेज भी बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं फायर। वायु मतलब एयर। आकाश मतलब आपका, इसे हम क्लाउड बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है 5 बेसिक एलिमेंट, और इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से आप, चाहे आपका वो बोला जाए, चाहे आपका लिविंग हो, मतलब आपका लिविंग हो एंड नॉन लिविंग, ठीक है,
नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही इन पंच महाभूत से बना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, हम क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पंच महाभूत हमारे ह्यूमन बॉडी को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ आपको कुछ हम धातु, क्यों बोलते हैं सब धातु होता है, एक कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ सब धातु, तो ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं ये सब जितना बता रहा हूँ ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में, ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे, जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे। लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको क्या क्या है आयुर्वेद में, कैसे कैसे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कंसेप्ट ऑफ धातु। कंसेप्ट ऑफ धातु, ठीक है, धातु क्या होता है? धातु मतलब कोई चीज जो शरीर को धारण करता है वो धातु है, और धारण करे और पोषण करे। धातु मतलब, धातु क्या होता है? धातु क्या है आपका? धातु का मतलब जो शरीर का धारण एवं पोषण करता है, पोषण करता है, उसे धातु कहा जाता है, उसे धातु कहा जाता है। ठीक है, उसे धातु कहा जाता है। अब आयुर्वेदा में 7 धातु होते हैं, 7। कितने होते हैं? आयुर्वेदा में आपके 7 टाइप्स ऑफ धातु होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ धातु, 7 टाइप ऑफ धातु मतलब 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। आप धातुएं की क्या नाम है आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। ठीक है, रस, ठीक है, रस। फिर दूसरा है आपका धातु रक्त, क्या है आपका? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है, अस्थि, मज्जा, और आपका शुक्र। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये आपके 7 प्रकार के धातुएं होते हैं। धातु क्या था? शरीर का धारण पोषण करे वो धातु कहते हैं। लेकिन कभी हम ऐसा मानते हैं जो शरीर को धारण करे उसे भी हम धातु कहते हैं। जो पॉइंट मैंने बोला जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं, मैं तो आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वैसे धातु डेफिनेशन क्या है? जो शरीर का धारण पोषण करे उसे धातु कहते हैं। धातु 7 प्रकार के होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और मैं इनका इंग्लिश में बताता हूँ ये क्या है, रस क्या है, रक्त क्या है, इसे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, रस क्या है, रक्त क्या है, मांस क्या है, ये सब पता है। ठीक है, मैं एक एक बता रहा हूँ, तुम नोट डाउन कर लो। देखो, सबसे पहला क्या है आपका? रस। तो रस को जो हम मॉडर्न में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? एनी फ्लूइड या कोई, जैसे कि हम मॉडर्न बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा या कोई भी एनी फ्लूइड सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? रस बोल सकते हैं। या तो ऐसा बोलते हैं, हम आगे और पढ़ेंगे जितने भी आपके वो है बेसिकली हम फूड सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, वो एंजाइम एक्ट करते हैं, एंजाइम जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उसे हम रस से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसलिए लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली से हम रस को मॉडर्न में किससे कोरिलेट कर सकते हैं? प्लाज्मा से। किसे? प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं, प्लाज्मा से। ठीक है, दूसरा क्या आपका? रक्त। रक्त मतलब पता है आपको, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर आके आ रहे हैं, RBC आए तो बोलते हैं नॉर्मल ब्लड। ठीक है, ब्लड, ब्लड में जितने सेल्स होते हैं बेसिक ब्लड है उसको बोलते हैं रक्त। तीसरा क्या है आपका? मांस। तीसरा आपका मांस है, यह आपका मांस है, मांस। मांस मतलब क्या है? मसल्स, मसल्स।
रस रक्त मांस मेद। मेद क्या होता है आपका? मेद, जो मेद आपका मेद होता है बेसिकली फैट, जो आपके फैट होता है ना, फैट, उसे हम मेद बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, एडिपोस टिश्यूज होते हैं उन्हें हम मेद बोलते हैं। हम मतलब आपको जो आपका मेद है, मेद को आप ऐसे कह सकते हो मॉडर्न में समझने के लिए एडिपोस टिश्यूज या एडिपोसाइट्स, बेसिकली एडिपोस टिश्यू बोलते हैं इसको। क्योंकि धातु का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। धातु मैंने क्या बोला, 10 सेकंड ध्यान करें, क्वेश्चन करें। देखिए इसे आप मॉडर्न में आप कैसे समझोगे? मॉडर्न में जो आपने पढ़ा होगा उसको आप धातु को क्या बोल सकते हो? क्या बोलते हो? टिश्यू बोल सकते हो, टिश्यूज। अब टिश्यू क्या होता है पढ़ा होगा? सेल होता है, सेल टिश्यू होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। या बेसिक हायरार्की आप पढ़ता है वो बचपन से। तो जो हम, क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद में टिश्यू को क्या बोल सकते हैं? धातु। तो ऐसा बोल सकते हो, धातु को आप रिलेट कर सकते हो मॉडर्न से, टिश्यूज से। ठीक है। और रस रक्त मांस मेद, मेद क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। क्या होगा? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है। रस रक्त मांस मेद अस्थि। अब अस्थि क्या होगा? अस्थि, अस्थि मतलब बोन टिश्यू, बोन टिश्यू। अब अस्थि के अंदर, अस्थि जो है आपका, अस्थि बोन टिश्यू, बोन होता है सेल, ठीक, बोन हो गया अस्थि। अब अस्थि सतह क्या है? क्या है? अस्थि मज्जा। अब मज्जा क्या होता है? मज्जा देखो, मज्जा को आप मॉडर्न कैसे समझ सकते हो? आपके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स, ये लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है, आपने पढ़ा होगा बोन मैरो। ठीक है। ऐसे फीमर में भी, फीमर हो गया, ह्यूमर, तो लॉन्ग बोन्स होते हैं, उनमें एक कैविटी के अंदर एक कैविटी स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बोन मैरो। जो बोन मैरो ही ये के अंदर आपके पास बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं जो फॉर्म ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं बेसिकली। आपने पता होगा बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। वैसे ही आयुर्वेदा में उसे बोलते हैं रक्त मज्जा और पित्त मज्जा। ठीक है, ऐसे दो प्रकार के मज्जा होते हैं। इसीलिए हम मज्जा को हम मॉडर्न में क्या बोल सकते हैं? आपका क्या? बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। और आपका क्या है? आपका ये लास्ट जो लास्ट मज्जा के बाद बताओ, कमेंट करो मज्जा का क्या है? शुक्र। क्या है मज्जा के बाद? शुक्र। क्या है मज्जा के बाद? शुक्र। अब शुक्र क्या है? शुक्र का आप बोल सकते हो प्रिकर्सर, स्पर्म या नॉर्मल स्पर्म सेल बोल सकते हो। ठीक है। तो स्पर्म सेल, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, तो बेसिकली उससे हो गया शुक्र। तो बेसिकली आप इसे स्पर्म बोल सकते हो। एक में लेम ऐसा बोल रहा हूँ, स्पर्म। शुक्र अगर है, शुक्र का मतलब ये नहीं स्पर्म है। स्पर्म, शुक्र हम ऐसे बोलते हैं, स्त्री के शरीर में भी शुक्र होता है। हम आगे पढ़ोगे, आप रचना में पढ़ोगे, स्त्री में भी शुक्र होता है, पुरुष में भी शुक्र होता है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपका कि शुक्र को मोस्ट ऑफ द समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए शुक्र को आप स्पर्म भी बोल सकते हो। ठीक है। इसमें आगे और पढ़ोगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना सकता, बट इतना ध्यान रखो शुक्र का मतलब क्या है? स्पर्म है। ठीक है। तो आपके ये 7 धातु हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये धातु है, तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैंने कॉन्सेप्ट है आपका पंचमहाभूत। हर चीज पंचमहाभूत से बना है। तो ये जो है ना, ये जितने भी अस्थि मज्जा ये जो बोल रहा हूँ आपका धातु, ये भी आपका किससे बना है? पंचमहाभूत से बना है। ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कैसे ये पंचमहाभूत से बना है। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, बुक्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, एक या दो एग्जांपल दूंगा और आगे ऐसे पढ़ लेना। ठीक है। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ रस। रस जो है, रस पता है कौन से पंचमहाभूत से बना है? मैं बोल दूंगा कंपोजिशन ऑफ रस, ऐसा बोल देता हूँ, कंपोजिशन ऑफ रस, रसा या रस का कंपोजिशन। ठीक है। रस का कंपोजिशन कौन सा? इसके अंदर क्या होता है? रस के अंदर क्या होगा भाई? रस से प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस, जल होता है हल्का सा। तो इसमें हम बोल देंगे, इसमें क्या होगा? जल महाभूत होगा, जल महाभूत। ठीक है, जल महाभूत होगा। समझ में आया? ये एक एग्जांपल है, जल महाभूत होगा। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो अस्थि का, मान लो मैं आपको देता हूँ एग्जांपल अस्थि का एग्जांपल दूँ तो अस्थि में क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने क्या कहा, बोन टिश्यू है। अब बोन है, हार्ड होगा, ऐसे हार्ड होगा।
तो जिसमें घनता या हार्डनेस होता है या स्टिफनेस होता है, उसमें हमेशा, जिसमें बहुत हैवीनेस होती है बॉडी में, जिसे बोलते हैं हम आयुर्वेद में बोलते हैं गुरु, में बहुत हैवीनेस, बॉडी में हैवी होगा, कोई चीज़ हैवी होता है, कोई चीज़ ऐसा स्टिफ होता है, तो उसमें हमेशा कौन सा पंचमहाभूत होगा? पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी होगा। तो इसमें होगा पृथ्वी। पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी थोड़ा रॉन्ग हो गया, पृथ्वी ऐसा नहीं लिखता है, गलत है पृथ्वी बच्चों। पृथ्वी आप ऐसे लिखोगे, जैसे पृथ्वी। और बताओ अस्थि में और क्या हो सकता है? अस्थि मतलब ऐसा कैविटी टाइप होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें वायु भी होता है। अस्थि के साथ क्या होगा? पृथ्वी, पृथ्वी प्लस वायु, तो ये पंचमहाभूत होगा। तो मैंने वही तो बोल रहा हूँ कि हर एक चीज पंचमहाभूत से बना है, चाहे धातु हो, ठीक है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, दोष त्रिदोष पढ़ेंए, ठीक है। जितने भी हर एक चीज पंचमहाभूत से बना है, ठीक है। तो धातु का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और धातु, और जितने भी धातुएं हैं ये हमारे शरीर में एक क्रम से बनता है। जैसे मैंने लिखा है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो हमारे शरीर में भी ये जो है इनको सीक्वेंस में ही बनता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल दीज धातु, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में लेता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, और ये आगे आप पढ़ोगे, यह 7 धातुएं, ये 7 धातुएं शरीर में एक क्रम के अनुसार निर्मित होते हैं। क्या हम कहते हैं these 7 धातुस are formed in a sequential manner, ओके, ये सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। जैसे कि आपका ये आपका रस हो गया, रस से आपका क्या बनेगा? रक्त बनेगा, रक्त से क्या बनेगा? फिर मांस बनेगा, फिर मांस से क्या बनेगा आपका? देखो ये रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, फिर क्या बनेगा? अस्थि, आपका अस्थि बनेगा, अस्थि से भी क्या बनेगा? मज्जा बनेगा, मज्जा, फिर मज्जा से क्या बनेगा? शुक्र बनेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लेकिन बोला जाता है कि इन सब का जो एक सार भाग बनेगा एंड में, इन सब को बनने में एक सार भाग बनेगा, मतलब एक प्रॉपर बोलते हैं जैसे फिल्टर होता है, वैसे ही सब कुछ बनने के बाद एक एंड में एक चीज बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन सब के बाद, इन सब के बाद एक चीज बनता है, उसे हम बोलते हैं ओज बोलते हैं। मैंने शुक्र के बाद एक को पूरा एक बनता है, उसे हम बोलते हैं ओज। देखो शुक्र बन गया, ये नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो ये में लास्ट में क्या बना हमारा धातु? शुक्र बना। इन सब का धातु का जो बोलते हैं समराइज फॉर्म बोलते हैं, ये पूरा सब कुछ करके बोलते हैं सार भाग बनता है, पूरा एसेंशियल पार्ट बोलते हैं एंड में। मतलब पूरा शुक्र के बाद शुक्र बन गया, तो सब कुछ सारे धातु का फिर एंड में शुक्र से क्या बनेगा? आपका ओज बनेगा। क्या बनेगा? ओज बनेगा। ओज को पता है मॉडर्न में आप किससे कंपेयर कर सकते हो? इससे इम्यूनिटी से। किससे कैसे कंपेयर? इम्यूनिटी से। तो सारे धातु बनने के बाद क्या बनेगा? इम्यूनिटी बनेगा, ठीक है। अब ये चैप्टर है आयुर्वेदा में, क्रिया शरीर में ओज चैप्टर है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन बेसिक समझो, धातु का बेसिक समझ में आ गया, इस धातु को पंचमहाभूत से कंपेयर करना आ गया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ शरीर क्या है, क्योंकि पंचमहाभूत समझ में आ गया, धातु समझ में आ गया आपका, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, शरीर और शारीर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? शरीर और शारीर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? पहला है शरीर और हम पढ़ेंगे शारीर,
देखो ये आपका टॉपिक है, शरीर और शारीर, ठीक है। तो शरीर क्या है, शारीर क्या है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, शरीर क्या है। आयु काम्य मानेन धर्मासु साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा, ये टॉपिक है। लेकिन जो श्लोक मैंने बोला ये भी बुक में लिखा है। ये आयु की महत्व है, मैंने बोला था। आयु का महत्व क्या है, शरीर के बारे में जानना। अब शरीर के बारे में हम जानेंगे तो शरीर क्या है बेसिकली। तो आप बोल सकते हैं, एक श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के बारे में। शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकास संयुगात्मक संयोगवाही। मतलब ये क्या है, शरीर का श्लोक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब इस श्लोक में क्या बोला गया है, इस श्लोक में ये बोला गया है कि जो आपका शरीर है, शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार संवेदात्मक संयोगवाही। अब हम एक एक चीज समझते हैं, शरीर क्या है। देखो शरीर को क्या बोला गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, शरीर जो है आपका ये पंच महाभूत प्लस आत्मा का जब संयोग होता है तभी आपका जाके शरीर बनता है। अब पंच महाभूत विकार, विकार क्या है, विकार मतलब जैसे कि आपने बताया होगा दूध के विकार, दूध के विकार मतलब दूध से क्या क्या चीज बनता है। वैसे पंच महाभूत विकार में पंच महाभूत से क्या क्या चीजें होता है, ठीक है, कैसे क्या होता है मैं इसे बताता हूँ। शरीर के बारे में आपने मॉडर्न में क्या पढ़ा, मॉडर्न में एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्ट आता है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, देखो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो, देखो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, बताओ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो बताओ। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि हम स्पर्म होता है, स्पर्म मेल से आया, स्पर्म फीमेल से आया, क्या देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मान लो आपका स्पर्म है, स्पर्म मान लो स्पर्म है, ये टेल है, स्पर्म का टेल है, ये हेड है, ये स्पर्म है। अब स्पर्म के साथ जब ओवम मिलता है, ओवम मिलेगा तो क्या बनेगा, ये क्या आपका ओवम है, स्पर्म प्लस ओवम बनेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, इसे हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर होगा ये जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा, फिर जाके एम्ब्रियो फीटस, फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फिर बेबी बन जाएगा। इसे बोलते हैं फीटस बन जाएगा, इनफैंट बन जाएगा। तो इसलिए फीटस से कैसे बनता है, यही सेल डिवीजन होगा। तो मैंने क्या बोला, हर एक चीज पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत विकार। अब कैसे पंच महाभूत, क्लीवेज डिवीजन होगा, इसमें एक टाइम पे क्लीवेज डिवीजन होगा, फिर धीरे धीरे वो बेबी बड़ा होगा, मतलब वो सेल बड़ा होगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर जैसे हर एक टाइम पे आएगा एक फ्लूइड सा सब्सटेंस कवर कर लेगा बेबी को, जल महाभूत से, किस वजह से होगा, जल महाभूत की वजह से। फिर जैसे ही उसके अंदर जैसे ही ऑर्गन जल पे हो जाएगा, कुछ खाएगा तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे अंदर बॉडी के अंदर, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होगा। वो किसकी वजह से होगा, तेज महाभूत मतलब अग्नि महाभूत की वजह से होगा, ठीक है। और जैसे बॉडी डेवलप हो जाएगा, ऑर्गन्स हो जाएंगे, उसमें आर्टरीज, वेन्स, जो जितनी बॉडी होलो कैविटीज होती हैं उसमें बनेगा क्या, आकाश महाभूत आ जाएगा, ठीक है। और मूवमेंट के लिए वायु महाभूत आ जाएगा, मतलब ब्लड का फ्लो के लिए या किसी भी चीज़ के ऑक्सीजन का फ्लो के लिए, ठीक है। तो किसकी वजह से, वायु महाभूत की वजह से। ये सब सारे पंच महाभूत मिला के तो एक बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके शॉर्ट में लेता हूँ, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। और इसे श्लोक भी है, सुश्रुत के अनुसार एक श्लोक है, एक चरक के अनुसार श्लोक है शरीर का, ठीक है। तो मैं बेसिकली शरीर में मैंने जैसे कि अभी शॉर्ट में कहा था आपको क्या था, शरीर क्या है, शरीर को आप बोल सकते हो आपका पंच महाभूत, पंच महाभूत प्लस आत्मा। इसी को ही हमने बुक में क्या बोला गया है, चेतना बोला गया है, क्या बोला गया है, चेतना बोला गया है, ठीक है। तो ये शरीर है। अब पंच महाभूत में कैसे करूँगा, सबसे पहला जो जाइगोट है, जाइगोट में क्या होगा, पहले हमने कहा था क्लीवेज डिवीजन होगा। अब वो जो क्लीवेज डिवीजन हो रहा है,
क्लीवेज डिवीजन। वो क्लीवेज डिवीजन कैसे हो रहा है? वो क्लीवेज डिवीजन आपका कैसे हो रहा है? वो क्लीवेज डिवीजन हो रहा है आपका किसकी वजह से? वायु महाभूत की वजह से। किसकी वजह से? वायु महाभूत की वजह से क्लीवेज डिवीजन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। सेकंड क्या है मैं बोल सकता हूँ? सेकंड आपका ऐसे बोल सकता हूँ, बेबी ग्रो होगा। जैसे बेबी ग्रो हो जाएगा, धीरे ग्रो हो रहा है, तो आपका जाइगोट क्लीवेज डिवीजन होगा वायु महाभूत की वजह से। कि जैसे ही वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सॉलिडनेस आएगा, तो पृथ्वी महाभूत है ना, पृथ्वी महाभूत, आपका जो पृथ्वी महाभूत है ये भाई, ये आपका फ्रेमवर्क टू द बॉडी, प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, ये बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। ये एक प्रोवाइड स्ट्रक्चर, और ऐसे देता हो प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या बोल सकता हूँ? तीसरा मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपका जल की वजह से क्या आता है? ल्यूब्रिकेशन आता है, बोल सकते हैं जल की वजह से ल्यूब्रिकेशन आता है, ल्यूब्रिकेशन। और इसी को हम आयुर्वेदा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयुर्वेदा में? ये स्निग्धता, स्नेहन, स्निग्धता, क्लेदता, क्या बोलता है? क्लेदता उत्पन्न करता है, क्लेदता, ल्यूब्रिकेशन ये क्लेदता उत्पन्न करता है, जल महाभूत। ठीक है, चौथा क्या है? चल देखो आपका वायु हो गया, पृथ्वी, जल। ठीक है, अब अग्नि महाभूत जिसे बोलते हैं हम तेज महाभूत। जो अग्नि महाभूत होता है ये आपका जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म वो करता है। तो ये आपका क्या करता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिला के हम बोल सकते हैं क्या क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अग्नि महाभूत मेटाबॉलिज्म के लिए, जो शरीर का बॉडी का या का जो बेबी का जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा पंच महाभूत रिस्पॉन्सिबल है? पूरे अग्नि। जितने भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कोई टूट रहा है, कोई बन रहा है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन, जो भी होता है वो किस वजह से होता है? अग्नि महाभूत की वजह से होता है। ठीक है, पांचवा क्या है आपका? जो पांचवा है वो आपका कौन सा पंच महाभूत है? वो है आपका अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु हो गया। अब है आकाश। क्या है? आकाश। आकाश क्या है? आकाश महाभूत कहाँ पे होगा? जो आपके स्रोतस होते हैं, स्रोतस छोड़ो, एग्जाम्पल हो गए, आगे बताऊंगा। जब कैविटीज होती है बॉडी में, जितनी कैविटीज होती है, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, वो होता है आकाश महाभूत रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब के, और जैसे ये आपके ये सारे क्या बनाएंगे? आपका एक क्या बनाएंगे? शरीर बनेगा। लेकिन शरीर अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट है। तभी इसमें आत्मा जुड़ेगा, आत्मा। जैसे आत्मा वैसे हम बोलते हैं चेतना, चेतना का क्या होगा? श्लोक में क्या बोलता है? श्लोक में बोला है शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूत, मतलब अधिष्ठान होगा जब वो अंदर जाएगा, तो सोल, या हम बोलते हैं सोल जब इस शरीर के अंदर क्या करेगा? डिसाइड करेगा, घुस जाएगा, तो पूरा एक क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है शरीर। और इस शरीर के बारे में जिस शास्त्र में पढ़ते हैं, क्या बोल रहा हूँ, इस शरीर के बारे में जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उसे शारीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर क्या है आपका? शरीर क्या है? ये एक शास्त्र है, ये शास्त्र है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं, शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं शरीर। अब शरीर दो प्रकार के हो सकते हैं। शरीर, ठीक है, शरीर और शरीर, शारीर दो प्रकार होते हैं। गलती बोल दिया, शारीर। तो शारीर होता है रचना शरीर और क्रिया शरीर। हम पढ़ने, हमें फर्स्ट टॉप में आपके सब्जेक्ट्स है रचना शरीर और क्रिया शरीर, आपके सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब रचना शरीर क्या है, क्रिया शरीर क्या है, मैं बेसिक बताता हूँ आपको। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? तो मैं आपको समझाता हूँ शारीर क्या है। शारीर मतलब समझ में आ गया? कितने प्रकार के शारीर है, मतलब शारीर कितने प्रकार के हैं। तो आपका जो शारीर है हमने दो ब्रांच में बांटा है यहाँ पे, एक रचना शरीर, एक रचना शरीर
एक रचना शरीर, एक हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर। क्या पढ़ेंगे? क्रिया शरीर। ठीक है, रचना शरीर और क्रिया शरीर। रचना शरीर क्या होता है? जिसके अंदर हम शरीर की रचना के बारे में पढ़ते हैं, शरीर के रचना के बारे में अध्ययन करते हैं, बारे में जानते हैं। जो पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं रचना शरीर के अंदर। ठीक है, और क्रिया शरीर में पढ़ते हैं जो शरीर की क्रियाएं, शरीर की विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम बोलते हैं क्रिया शरीर। और इसी को ही मॉडर्न में क्या बोला जाता है? रचना शरीर को एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं आप? एनाटॉमी। और इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। ठीक है, और ये दोनों ही ब्रांच मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दूं, जब क्रिया शरीर है ना, क्रिया शरीर, इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आप ब्लड निकालते हो, ब्लड सैंपल में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है कि मेल्स में अलग होता है हल्का सा, फीमेल्स में डिफरेंट होता है। तो मेल्स में ऐसा बोला गया है कि 12 to 16 और 18 तक भी आपका जा सकता है पर ब्लड में होता है। ठीक है, आपको बेसिक जैसे कि आपका हार्ट रेट क्या होता है? 72 बीट पर मिनट। तो आपका बेसिक चीज़ें आपको अगर नहीं पता होगा, बेसिक नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बॉडी, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर क्या बढ़ता है, क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो जो पूरा प्रोसेस है, क्रियाएं हैं बेसिकली, वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी है, क्रिया शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। और ये ऐसा शरीर के अंदर पढ़ते हैं बोन्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी रचना कैसी है, ये हम वो पढ़ते हैं। तो शरीर समझ में आ गया, शरीर समझ में आ गया, पंचमहाभूत समझ में आ गया, ठीक है, आपका धातु समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूँ अब अग्नि, कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि। अब अग्नि क्या होता है? अग्नि पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बॉडी के बारे में। बॉडी में आयुर्वेदा में माना गया है कि जो आपके बॉडी में 3 दोष होते हैं, जिसे हम बोलते हैं त्रिदोष, वात पित्त कफ। तो बोलते हैं, आपने सुना होगा वात पित्त कफ, बहुत फेमस होता है आयुर्वेदा में। अभी बात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इसे हम त्रिदोष क्यों बोलते हैं? ठीक है, त्रिदोषी बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये समवस्था में है तो क्या होगा? ठीक है, तो स्क्रीन में आपको देखिए। ठीक है, concept of त्रिदोष। ठीक है, क्या है त्रिदोष? देखो, त्रिदोष पढ़ने से पहले हम दोष पढ़ेंगे। दोष क्या होता है? दोष, दोष जो शरीर को दूषित करे, ये श्लोक बोलते हैं दूषयन्ति इति दोषा, मतलब जो शरीर को दूषित करे उसे हम दोष कहते हैं। ठीक है, जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। उसे दोष कहते हैं। अब मैं क्या बोला, शरीर को जो बोलते हैं दूषित करे उसे दोष कहते हैं। अब ये दोष जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? शारीरिक दोष, शारीरिक दोष, शारीरिक दोष। एक होता है आपका मानसिक दोष, मानसिक दोष, मानसिक दोष, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। अब शारीरिक दोष क्या होता है, मानसिक दोष क्या होता है? अब जो शारीरिक दोष है इसके अंदर ही आता है आपका वात पित्त कफ, कि वो बॉडी को हमने वात पित्त कफ में ही जड़ गया है। और यही वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट नॉलेज लेके हम आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट करते हैं। और ये वात पित्त कफ बहुत क्रूशियल है, और इसमें चैप्टर्स, अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं बुक्स में, जैसे क्रिया शरीर में भी अलग चैप्टर्स है।
प्रॉपर, हर संहिता में भी इसके बारे में बता रखा है, तो आपको डिटेल में बात पित्त कफ के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो शारीरिक दोष क्या होता है? तो शारीरिक दोष के अंदर आपका क्या आता है? पहला वात पित्त और कफ। वात हो गया, पित्त हो गया और कफ हो गया। वात पित्त कफ। और मानसिक दोष, मानसिक दोष में आता है रज और तम। क्या आता है? इसमें दो प्रकार आते हैं, वो आपका आता है रज और आपका तम। ये सब क्या होता है? मानसिक दोष क्या होता है, शारीरिक दोष क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक दोष के बारे में। और जो शारीरिक दोष बात कफ, यही से हम त्रिदोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिदोष भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ, इनको हम बात कफ को हम क्या बोलते हैं? त्रिदोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिदोष भी बोलते हैं। इसी त्रिदोष को हम क्या बोल सकते हैं? शारीरिक दोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आता है, बात कफ के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ये आपका बॉडी है, ये मान लो ये आपका नाभि है। क्या है? मान लो ये आपका यहाँ पे दिल है। ठीक है, ये मान लो आपका हार्ट है, आपका हार्ट है। और हार्ट को हिंदी आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? अम्बिलिकस है। अम्बिलिकस है, ये हम बोलते हैं नाभि बोलते हैं, नाभि। ठीक है, अम्बिलिकस या नाभि बोलते हैं। अब देखो ये हमें ये मान लीजिए हम चिंटू मान लेते हैं। ये आपका कौन है? डॉक्टर चिंटू। ये कौन है? हमारा डॉक्टर चिंटू है, डॉक्टर चिंटू। तो हम डॉक्टर चिंटू मान लो एक कैडवर है, ये मर गया है, इसने मेडिकल फील्ड को अपनी डेड बॉडी दे दी पढ़ने के लिए, मान लो। तो डॉक्टर चिंटू जी, इसको हेलो बोलिए। डॉक्टर चिंटू जी हमारे डेटा में कि आपका उनका नाभि है और उनका हृदय है। तो हमारे जो आचार्य वाग्भट है, हम आयुर्वेद के इंजेक्शन से, तो हमें जो आचार्य ने बोला है, जो आचार्य वाग्भट, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि वात पित्त कफ है, ये होता संपूर्ण शरीर में है, होता संपूर्ण शरीर में है, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया है, रीजन्स डिवाइड कर दिए हैं। मतलब होता है जो त्रिदोष है, ये ऑल बॉडी में होता है, मतलब पूरे बॉडी में चलते हैं, मतलब घूमते हैं बोल सकते हो, संपूर्ण शरीर में विचरण करते हैं। देखिए जो हमारे वाग्भट जी है, कौन है? हमारे वाग्भट जी, वाग्भट ऐसा बोलते हो, आचार्य वाग्भट जी। हमारे जो आचार्य वाग्भट जी हैं, आचार्य वाग्भट, तो आचार्य वाग्भट जी ने बॉडी में कुछ रीजन्स बना दिए हैं कि यहाँ पाए जाते हैं। देखो जो बिलो द अम्बिलिकस, पहला क्या बोला है? यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बिलो द अम्बिलिकस, बिलो द अम्बिलिकस। पता है बिलो अभव में आयुर्वेद में बोलते हैं अधोगामी उद्धवगामी, अधो उद्धव। ठीक है, उधर बोलते हैं उधर उधर, तो हम बोलते हैं बिलो का मतलब अधो, बोलते हैं अधो, अधोगामी। ठीक है, मतलब अधो मतलब नीचे, नीचे नाभि के नीचे, मतलब इधर इतने में, यहाँ पे नीचे नीचे क्या होता है? आपका वात होता है, वात ही सर करता है, मतलब यहाँ पे इतने एरिया में आपका क्या होगा? वात होगा। ये किसने बोला? आचार्य वाग्भट जी ने बोला कि इतने मतलब नाभि के नीचे क्या होगा? वात होगा। और ये बोला है कि हृदय और नाभि के सेंटर में इतना इनके बीच में क्या होगा? मिडिल, और मिडिल यहाँ पे अधो में क्या होगा? आपका वात होगा। क्या होगा? वात बोलते हैं, वात दोष होगा, आदेश होगा, तो वात होगा। अब जो मध्य में क्या होगा? आपका मतलब मिडिल, और आपका मिडिल में क्या होगा? मिडिल में
आपका मिडिल में क्या होगा, आपका पित्त होगा। क्या होगा, यहाँ पे पित्त होगा। ऐसा हम बोलते हैं मिडिल, ऐसा हम बोलते हैं मध्य। मध्य में क्या होगा, मध्य शरीर बोलते हैं मध्य, इसे हम बोलते हैं मध्य में क्या होगा, पित्त होगा। और आपका ऊपर मतलब हृदय के ऊपर, अबव द हार्ट मतलब उद्धव चतुर्गत या उद्धव शरीर, इसे हम बोलते हैं अबव, अबव द हार्ट, अबव द हार्ट ऐसे बोलते हैं उद्धव, उधर उधर शरीर मतलब ऊपर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, उधर शरीर, उधर उधर भाग ऊपर की तरफ हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस रीजन में क्या होगा आपका, कफ होगा। ठीक है, और ये जो पूरा मैंने रीजन्स बताए हुए, रीजन्स बताए शरीर का डिवीजन का है, तो इसको हम बोलते हैं अधगामी, अधर शरीर, मध्य शरीर, उद्धव शरीर या उद्ध मतलब क्लैविका ऐसा बोलते हैं, चतुर बोलते हैं, क्लैविका बोलते हैं चतुर। ठीक है, अब उद्धव चतुर्गत मतलब क्लैविकल सुप्रा क्लैविकल रीजन, क्लैविकल है ऊपर, उद्धव चतुर्गत ये हम बोलते हैं, जो मिडिल होता है ट्रंकल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मध्य शरीर, और जो मध्य शरीर के नीचे होता है उसे हम बोलते हैं अधो भाग या अधो शरीर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इतना बॉडी के कुछ कंपार्टमेंट डिवीजन करके और उन डिवीजन करके पित्त कफ को बताया है कि इमोशनल यहाँ है, रीजन में पाया जाता है, ये आचार्य वागभट के अनुसार है। वैसे जो बात पित्त कफ है ये संपूर्ण शरीर में होता है। अब बात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, तो थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ ये बात क्या है, पित्त क्या है। जो आपका ये बात पित्त कफ है ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, या तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा मेरे को लगता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बात क्या है। बात को आप मॉडर्न में ऐसे रिलेट कर सकते हो, ये नर्व स्टिमुलेशंस होते हैं। ठीक है, जब के नर्व स्टिमुलेशंस होते हैं वो होता है, वो बेसिकली बात होता है। और आयुर्वेदा में जो त्रिदोष में से सबसे प्रधान इस होता है, क्यों क्या बोला मैंने, इसको हम मॉडर्न में बोल सकते हैं जितने आपके नर्व स्टिमुलेशन होते हैं, नर्व स्टिमुलेशन होता है, उसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, बात से रिलेट कर सकते हो अपने नर्व स्टिमुलेशन। और जो त्रिदोष में सबसे जो बात होता है ये सबसे प्रधान होता है। क्या होता है, ये प्रधान होता है, या प्रधान दोष बोलते हैं इसको, ये प्रधान होता है, तो सुप्रीम होता है। क्यों इस प्रधान क्यों बोला गया है, कि जो बात होता है इसमें एक गुण होता है चल गुण। क्या बोल रहा हूँ, बात में एक गुण होता है, इसे गुण है, गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन एक मोस्ट स्पेसिफिक गुण है, वो है आपका चल गुण, चल। ठीक है, एक चल गुण है जो बेसिकली आपको मैं जो बनती है ना बात कफ, तो पित्त और कफ है वो रहता है, बात ही उसको शरीर में मूवमेंट करता है। क्योंकि आचार्य शालंधर है, उन्होंने बोला है जो पित्त है और कफ है वो बेसिकली डिसेबल है, कह सकते हैं पंगु है, वो अपने जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनका जो मूवमेंट होता है पित्त और कफ का वो बेसिकली बात ही करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे प्रधान दोष बोलते हैं, प्रधान बोला है। और ये ऐसे घूमते चलने की वजह से नहीं बना है, और इस मॉडर्न में बोलते हैं नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, ये कंसेप्ट में आ गया बात का। ठीक है, मतलब बेसिकली मान लो जैसे कि मैंने क्या बोला, बात में क्या होता है, पंचमहाभूत में कौन सा होता है, पंचमहाभूत वायु होगा, हल्का बोलता आकाश होता है, वायु प्लस आकाश उससे बना होता है आपका बात। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं बात का मैं बात करूँ कंपोजिशन, तो इसमें क्या होगा, है वायु होगा प्लस आकाश होगा। क्या होगा, वायु प्लस आकाश मिलकर आपका बात बनेगा। ठीक है, लेकिन ये वायु है कि जैसे मैंने क्या कहा था, आपका जो क्लीवेज डिवीजन था, जो आपका क्लीवेज डिवीजन हुआ था, क्या हुआ था, आपका क्लीवेज डिवीजन हो रहा था। तो क्लीवेज डिवीजन में क्या हो रहा था, मान लो एक सेल था, एक सेल में 2 बन गया, तो ऐसे करके फिर आपका और 2 3 ऐसे करके 4 बन गया। तो इसीलिए सेल का साइज सेम है और उसमें टूट रहा है, सेल्स टूट रहा है, बन रहा है, क्लीवेज डिवीजन हो रहा है। ठीक है, वो किस होता है, वायु महाभूत वैसे होता है, वो बात वैसा होता है। और जैसे एक मान लो ये हमारे पास ब्लड वेसल है, मान लो ये पाइप है, मैं आपको ऐसे शॉर्ट में समझा जनरल, हमारा पाइप है, आप पाइप में से यहाँ से मान लो पानी जा रहा है, ठीक है, ये आपका मान लो वाटर है, ये वाटर जा रहा है,
मतलब ये पी ए प्रेशर है, ये पी बी है, तो प्रेशर ऑफ ए बड़ा है प्रेशर ऑफ बी से। आपने फिजिक्स में पढ़ा था ऐसे कि पानी ऐसे करके आगे जा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, अगर जाने के लिए प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। वो फोर्स किस वजह से हो रहा है? मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो फ्लो किसकी वजह से होता है? इस वायु या बात की वजह से, बात की वजह से। तो वही बात को ही इसलिए प्रधान बोला गया है। तो मूवमेंट के लिए जो मूवमेंट बॉडी होता है, ठीक है, वो बात रिस्पॉन्सिबल है। हम आगे पढ़ेंगे बात का और गुण, ठीक है, बात के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, बुक्स में। देखिए बात का बेसिक इन्फो समझ में आया, बात क्या है, ये में बात क्या है। अब वैसे हम बताएंगे पित्त के बारे में। पित्त क्या है बेसिकली? अब सेकंड क्या है आपका? पित्त। तो पित्त क्या है आपका? पित्त को बेसिकली बोला गया है जितने आपके डाइजेशन वो होता है पित्त। पित्त होता है वो बेसिकली आपका पाचन करवाता है। पाचन जितने भी आपके वो है पाचन के लिए, जैसे पैनक्रियाटिक जूसेस जितने भी होते हैं डाइजेशन के लिए, लिवर में बाइल निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। तो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो जो बेसिक डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जो पित्त मतलब पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पाचन या आपका डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है आपका? पित्त ही होता है। क्या होता है? वो पित्त होता है बेसिकली। और पित्त में पाया होता है, और इस पित्त की वजह पाचन के लिए होता है, मोस्ट स्पेसिफिकली पाचन के लिए होता है। हम जब हम देखते हैं, हम देखते भी है, देखते हैं आंखों से, देखते किससे हैं? हम आईज से देखते हैं। तो आंखों की वजह से हम देखते हैं, तो आंखों के आईज की वजह से हम देखते हैं। तो देखने का काम भी कौन करता है? पित्त ही करता है। जैसे हमारा स्किन में ग्लो होता है, स्किन है जिसे हम आयुर्वेदा में बोलते हैं त्वचा बोलते हैं। त्वचा में जो आपका एक ग्लो होता है, ग्लो, ठीक है, ग्लो होता है, जैसे हम बोलते हैं चमक होता है, ग्लो होता है, या आभार भी बोलते हैं। तो उसके में होता है, वो भी किसी वजह से पित्त की वजह से आता है, ठीक है। ऐसे के लिए भी होता है, ठीक है। अब जितने आपके हम टेस्ट जानते हैं, टेस्ट जानते हैं, वो भी पित्त की वजह से होता है, टेस्ट वगैरह। तो मोस्टली ये सब हम पित्त की वजह से होता है, फिर उसे हम बोलते हैं पित्त। और पित्त का स्थान हमने कहाँ बताया था? नाभि और हृदय के मध्य में क्या है? पित्त है, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाकपट, ठीक है। अब हम देखते हैं पित्त हो गया। अब हम देखते हैं आपका कफ। अब कफ भी इम्पोर्टेंट है, तो कफ को भी समझो। मतलब पित्त को आप ऐसे कह सकते हो, पित्त को आपका जो पित्त को मॉडर्न में किससे कंपेयर कर सकते हो? पित्त को जैसे कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो, ठीक है, जैसे हार्मोन अपना एक्ट करेगा किससे किस सब पे बाइंड करके, ठीक है। तो बेसिकली जितना हार्मोन्स हो गया, आपके न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सब क्या है? आपके पित्त में आते हैं, ठीक है। पित्त ये मतलब आपके जो हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम्स जितने होते हैं मतलब क्या है? पित्त ही है। और पित्त और अग्नि का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा लोग बोलते हैं पित्त ही अग्नि है, अग्नि पित्त है, बहुत एक डिबेट छेड़ता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अग्नि पढ़ेंगे, अग्नि का बारे में मैं बोलूँगा। हम इसी बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि पित्त की जो उष्णता है या पित्त की जो एनर्जी है, क्या बोलते हैं? पित्त की उष्णता है, उष्णता या हम बोलते हैं ऊर्जा, ऊर्जा या हम बोलते हैं एनर्जी है, ठीक है। वही क्या है? आपका अग्नि है, वो आपकी अग्नि है। हम अग्नि का कॉन्सेप्ट भी इसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं इसलिए एनर्जी होती है, काम करने के लिए जो एनर्जी होती है या पोटेंसी बोलते हो, वो आपका अग्नि है बेसिकली, ठीक है। पित्त समझो, अग्नि अभी मत जाओ अग्नि पे, लेकिन पित्त समझो क्या है? मॉडर्न के अकॉर्डिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर या नहीं वो आता है पित्त के अंदर, पित्त रोगी ध्यान रखना, ठीक है। पित्त पाचन के लिए, देखने के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, त्वचा के ग्लो के लिए पित्त का रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब हम देखते हैं कफ।
क्या देखेंगे, कफ देखेंगे, कफ। कफ, तो कफ को हम मॉडर्न में ये कर सकते हैं। तो आपके साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, जो होते हैं उसको आप कफ से यूज कर सकते हो। आपका जितना भी, जैसे कि आपका सलाइवी एमाइलेज, ठीक है, वो भी एक वो है, जैसे CSF, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये जितने भी होते हैं वो सब क्या है, आपके कफ है। क्लफ शरीर में क्या करता है, एक शीतता या स्निग्धता प्रदान करता है। स्निग्ध क्या है ये सब बताऊंगा। एक स्निग्धता, ऑयलीनेस, ठीक है, जैसे जॉइंट्स मूव कर रहे हैं हम, जैसे जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, या मैं डांस कर रहा हूँ, ये जॉइंट्स मूव कर रहा हूँ, तो कुछ भी कर रहा हूँ किसकी वजह से, कफ की वजह से हो रहा है। कफ साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कफ है। तो बेसिकली कफ क्या है, समझो शरीर में कफ है, ठीक है, कफ या बस ये सब हो गया। आप कफ के बारे में और क्या जान सकते हो, आगे पढ़ो चैप्टर्स में। मतलब त्रिदोष हो गया, ठीक है, बात फिर कफ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने देख लिया। भाई इतना जानना जरूरी है बेसिक्स में, क्योंकि बेसिक की क्लास है, इतना जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं, त्रिदोष हो गया या आपका शारीरिक दोष हो गया। अब देखते हैं मानसिक दोष। क्या होता है, मानसिक दोष होता है, मानसिक दोष। मानसिक दोष में दो प्रकार थे, एक था आपका रज और एक तम, ठीक है, रज होता है और एक तम होता है। तामसिक, तम मतलब तामसिक कोश होता है, मतलब तम मतलब एक ऐसा गुण होता है जिसमें बहुत लोग बहुत आलसी होते हैं, और ठीक है, उनमें अहंकार टाइप होता है, ठीक है, और आप ऐसे कह सकते हो जो तम गुण अधिक होता है, इसमें ऐसे कह सकते हो तम गुण की वजह से, अगर मान लो तम गुण की वृद्धि है, तम और रज दोनों है, तो उसमें मानसिक दोष होगा, ठीक है, मतलब लालच, जितने भी नकारात्मक है, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आते हैं तम के अंदर, ठीक है। और रज क्या करता है, रज होता है वो सब तो, और तम पर नियंत्रण रखता है, ऐसे बोलते हैं कोई लोग, ठीक है, कहीं बुक में ऐसे लिखा है, रज जो है वो तम और सत्व को नियंत्रित करता है, ठीक है। बस इतना है, इसके बाद में डिटेल में पढ़ोगे मानसिक दोष के बारे में आगे, मैं इसी को ही डिटेल में पढ़ाऊंगा मानसिक दोष। अब बस इतना पता होना चाहिए मानसिक दोष कितने होते हैं, रज और तम, ठीक है, जान लिया। चलो, मानसिक दोष हो गया, धातु हो गया, महाभूत हो गया, शरीर हो गया, शारीर हो गया, इतना मैंने बेसिक बता दिया पूरा चैप्टर में, मतलब बेसिक क्लास में। और एक और कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी दोष हो गया, और एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका किसका, धातु हो गया, ये सब हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, अग्नि का। क्या है, अग्नि। अब मैं आप बोलोगे अग्नि के हम पढ़ेंगे, चैप्टर है क्रिया शरीर में, आपके जो अग्नि चैप्टर है क्रिया शरीर में चैप्टर है, लेकिन अग्नि के मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। मान लो, वैसे तो अग्नि 3 प्रकार के ब्रॉडली क्लासिफाई कर रखा है, बताऊंगा कौन सी है वो। लेकिन अग्नि को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं पाचक अग्नि, हम बोलते हैं पाचक अग्नि, मतलब डाइजेस्टिव फायर, उसे हम जठरा अग्नि बोलते हैं। जठरा मतलब उदर, ठीक है, उसे जठरा अग्नि बोलते हैं। तो वैसे उदराग्नि या जठरा अग्नि एक ही बात है। जठरा अग्नि या डाइजेस्टिव फायर से इंग्लिश में बोल सकते हैं, मतलब वो हम जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेशन करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, उसको फिर ब्लड में एब्जॉर्ब करता है, फिर हमें एनर्जी मिलता है, पता होगा बेसिक डाइजेशन का प्रोसेस। तो इसलिए जठरा अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो वो हमने खाया, तो हम जो हम खाते हैं उससे आपका कौन सा बनता है, आगे पढ़ोगे चैप्टर में, वो बनता है अनरस बनता है। क्या बनता है, अनरस। तो हमने जो अन्न खाया, फूड खाया, फूड से बनेगा, अन्न से क्या बनेगा, अनरस बनेगा। तो जो अनरस है उससे आपका क्या बनेगा, रस धातु बनेगा। धीरे धीरे शरीर का धातु बनेगा, शरीर का पोषण होगा हम खा के, और पानी पिएंगे उससे पोषण होगा। तो बेसिकली जो अग्नि है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, अग्नि 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जठरा अग्नि। जठरा अग्नि, जठरा अग्नि, इसे हम बोलते हैं उदरा अग्नि। उदरा अग्नि,
रुद्राग्नि, या तो हम इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। दूसरा होता है आपका कौन सा अग्नि, भूताग्नि, भूताग्नि, ठीक है। भूताग्नि में 5 महाभूत होती है, तो भूताग्नि की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जठराग्नि की संख्या 1 होती है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट अग्नि है तीसरा अग्नि। तीसरा अग्नि का जो ब्रॉड क्लासिफाइड टाइप है, जठराग्नि, भूताग्नि और कौन सा अग्नि बताओ, धातु अग्नि। क्या है, धातु अग्नि, धातु अग्नि, धातु अग्नि, ठीक है। मतलब धातु अग्नि मतलब धातु 7 होते हैं, तो अग्नि भी 7 धातुओं के 7 होती है, ठीक है। तो ये मिला के तब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो कुल मिला के कितनी अग्नि हो गई आपके, 13 अग्नि हो गई, ठीक है। ये 13 प्रकार अग्नि हो गई। तो ब्रॉडली 3 है, वैसे अगर सब डिवीजन देखें तो मिला के 13 है, ठीक है। जठराग्नि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अग्नि है आयुर्वेद में। जठराग्नि जो भी खाएंगे उसका बनेगा आपका जठराग्नि पर। जठराग्नि और ये जो अग्नि है जठराग्नि, इसे क्या बोलते हैं, प्रधान अग्नि बोल सकते हो। क्या बोलते हो, प्रधान अग्नि, ये प्रधान है। ये जठराग्नि ही करेगा तो आपका अंडस बनेगा, अंडस में भी आपके 5 महाभूत होंगे, तो वो भूताग्नि उस पर भी एक्ट करेगी, ठीक है, उसको डाइजेशन करेगी। फिर जैसे वो बन जाएगा उसे अंडस बनेगा, तो अंडस से डिफरेंट धातु बनेगा, तो डिफरेंट धातु अग्नि उस पर एक्ट करेगा। तो पूरा ऐसे करके आपका अग्नि का रहता है। जैसे वात, पित्त, कफ और एक कॉन्सेप्ट आता है प्रकृति। ये कॉन्सेप्ट सुना अग्नि का, एक कॉन्सेप्ट आता है प्रकृति। फिर जैसे कि वात, पित्त, कफ होता है, वैसे ही शरीर में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, 7 प्रकार की प्रकृति दैहिक शारीरिक प्रकृति होती है, ठीक है। ये प्रकृति वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जिसकी बात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, डिफरेंट प्रकृति के अनुसार डिफरेंट प्रकार की क्या होती है, अग्नि होती है, ठीक है। डिफरेंट प्रकार के कुछ में अग्नि डिफरेंट टाइप की होती है। किसमें वो होती है ज़्यादा अग्नि होती है, किसमें कम अग्नि होती है। और कुछ ऐसे होता है जैसे कि वात, पित्त, कफ, मान लो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। मान लो जिसकी प्रकृति क्या होता है, प्रकृति बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मैं लिखता हूँ, रुको, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति क्या है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रकृति बनता कब है, ये प्रकृति बनता कब है, कब बनता है। जैसे हम अपने घर में होते हैं, जो भी माता पिता की प्रकृति होती, उनका जो संयोग होता है, फिर हमारी प्रकृति बनते हैं। और ये मतलब बर्थ से लेके डेथ तक ये जो प्रकृति होती है, ये क्या रहता है, सेम रहता है, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है प्रकृति, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि ऐसा हमारे अष्टांग हृदय में बताया गया है। तो वात प्रकृति वाले होते हैं, तो बोलते हैं जो वातज या वातिक प्रकृति पुरुष होते हैं, जो वातज प्रकृति होती है, इनकी जो अग्नि होती है, क्यों हम यहाँ पे प्रकृति हम देखेंगे, प्रकृति और अग्नि का एक रिलेशन देखेंगे। क्या बोल रहा हूँ, एक प्रकृति और अग्नि का रिलेशन देखेंगे। तो मैं हेडिंग डाल दूँ, रिलेशन बिटवीन प्रकृति प्लस अग्नि, इनका एक रिलेशन देखेंगे, बेसिक रिलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वात प्रकृति। वात प्रकृति, जो वात प्रकृति होते हैं, इनमें जो आपका अग्नि होता है वो कैसा होता है, वात प्रकृति वाला, वो इसमें अग्नि कैसा होता है, शेष अग्नि नहीं होगा। पित्त वाले में, कफ वाले में सबसे मंद अग्नि होती है। देखो मैं अगर बात करूँ, देखो वात, पित्त प्रकृति और आपका कफ प्रकृति। कफ प्रकृति, जो कफ प्रकृति होती है
और उसका सबसे मंद होता है, जैसे मंद अग्नि होती है। और इसमें आपका इसमें सम अग्नि होती है, समाग्नि, मंद अग्नि। और पित्त वाले में श्रेष्ठ अग्नि, इसमें अग्नि में श्रेष्ठ होती है, पित्त की अग्नि बहुत श्रेष्ठ होती है। पित्त क्या करती है, फिर डाइजेशन करता है, तो अग्नि भी श्रेष्ठ होगा, तो श्रेष्ठ अग्नि होता है पित्त में। वात में सम अग्नि होता है, ठीक है, सम अग्नि होता है। और कफ प्रकृति वालों में मंद अग्नि होती है। और जो सम प्रकृति, एक होती है सम प्रकृति, तो बोलते हैं सम प्रकृति। सम प्रकृति मतलब जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों मौजूद प्रकृति होते हैं, वो भी उनका भी अग्नि कैसा होता है, उनमें भी अग्नि सम अग्नि होती है, सम अग्नि, ठीक है, उनमें भी सम अग्नि होती है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। जितना बेसिक बताया आप लिख लेना, ठीक है, कॉपीज में, और पढ़ लेना। और जो बच्चा होगा तो मैं सेकंड वीडियो में बना लूंगा। और कोई बच्चा होगा तो आप देख के बताइएगा, अगर कोई बच्चा है तो कमेंट करके बताना, कोई बच्चा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपका होस्ट रंजन, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब एक कमेंट पे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मेरी कमियां हैं वो भी बताइए मेरे को, मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, मैं और इम्प्रूव करूंगा वीडियोस में, ठीक है। तब तक देखते रहिए रंजन आयु क्लासेस। थैंक यू सो मच।